क्या आप ग्रामर में कमजोर हैं? क्या आपको एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स और तमाम प्रकार के ग्रामर के पार्ट्स में परेशानी होती है? तो छोड़िए ग्रामर के झंझट को, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा में सेक्शन सी में पूछा जाता है। छोड़िए उसके झंझट को, मैं आपको ऐसे सिंपल ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं जहां विदाउट ग्रामर आप अपने बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसको जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब राज खुल गया है कि बोर्ड की परीक्षा में 85 से 90% कैसे पाया जाए। परीक्षा में पासिंग मार्क अपने जेब में रख करके कैसे जाया जाए। मित्रों, एक टेक्निक, एक कला, एक सिस्टम, एक विधि जिसके माध्यम से आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं और नंबर का अंबार लगा सकते हैं। उस विधि, उस टेक्निक, उस कला को जानने से पहले बातें परिचय हो जाए। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर। यहाँ आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। आइए आज की वीडियो उस टेक्निक को हम लोग शुरू करते हैं जिसके माध्यम से कम एफर्ट्स में ज्यादा गेन होने वाला है। चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पे देखा कि WS मतलब राइटिंग स्किल से मैं बोर्ड में कक्षा 10 की इंग्लिश के पेपर की बात कर रहा हूं। मित्रों, राइटिंग स्किल्स सेक्शन बी कहां हमको चोट करना है। क्यों? क्योंकि पेपर हो गया है आउट। मैंने आपका 3 महीने पहले ही पेपर कर दिया है आउट और मैं आपको बताने जा रहा हूं यह पेपर। अच्छा, आप ये बताइए, अगर 3 महीना पहले ही आपके हाथ में पेपर आ जाए तो क्या आप उसमें अच्छा कर सकते हैं कि नहीं? आप बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज लीजिए अपना पेपर अपने हाथ में और साथ ही साथ मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जिन चीजों पर आपको फोकस करना है नंबर गेट करने के लिए। मित्रों, यहाँ पे सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, लेटर एप्लीकेशन, है ना। ये तय चीजें हैं, चूंकि ये सिलेबस की चीजें हैं और मैं सिलेबस को उठा करके ही सारी चीजों को बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चीजें आनी ही है। एकदम समझिए पेपर आउट हो रहा है ना। ये देखेंगे प्रश्न नंबर 2, लेटर और एप्लीकेशन 2 ऑप्शंस है। तो हमको क्या तय करना? लेटर को हम बनाते हैं गोला, टारगेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन को जब दोनों है तो दोनों पर हम क्यों जाए मेहनत करने। एप्लीकेशन को हम टारगेट कर लेते हैं। चलिए, एप्लीकेशन को हमने टारगेट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन में 2 तरीके से इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। एक एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन फॉर लीव, ऑब्लिक मैंने लिखा है अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। ये दोनों एक साथ पूछे जाने एप्लीकेशन, अर्थात कि अल्टरनेट, है ना। अगर ये आता है कुछ सेटों में तो कुछ सेटों में ये आ जाता है। और इधर देखेंगे नीचे दूसरा पार्ट इसका, एप्लीकेशन फॉर टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहे फुल फी कंसेशन। ये दोनों एक साथ सेटों में आ जाते हैं, अगल बगल वाले, है ना, मंडल के आसपास से। तो हम बोर्ड एग्जामिनेशन में 2014-15 से थोड़ा देख लेंगे 5 वर्षों के पेपर में, और मुख्य रूप से कि पिछले साल कौन सा पार्ट पूछा गया था। फुल फी कंसेशन पूछा गया था कि टीसी वाला पूछा गया था, चाहे फॉर लीव के लिए पूछा गया था या इवनिंग गेम्स के लिए पूछा गया था। तो इसी 4 एप्लीकेशन में से ही कोई ना कोई आपको मिल जाएगा और ये 4 नंबर आपका परीक्षा में जाने से पहले ही शिफ्ट हो जाएगा। मित्रों, क्यों हो जाएगा? क्योंकि एप्लीकेशन का एक अपना तरीका है, अपना एक पैटर्न है। अगर एक बार एक एप्लीकेशन अगर हम मन से पढ़ लें तो सारे एप्लीकेशन में कम मेहनत में सब तैयार हो सकता है। इसलिए मैंने एप्लीकेशन आपको कहा और 4 नंबर आप बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आइए उसके बाद कहां से नंबर गेन करते हैं देखेंगे। सेक्शन डी जो आपको नंबर देगा कम एफर्ट्स लगाने के बाद ज्यादा नंबर। सेक्शन डी में आता है मैच द लिस्ट।
तो लेसन कितने हैं सरकार? टोटल लेसन होते हैं 1 से 6 प्रोज में, ठीक है ना। 6 की 6 ठो लिस्ट है। इस 6 लिस्टों को अगर हम तैयार कर ले तो 1 गुणे 3 3 ही शब्द देता है। आप कहेंगे सर इसको तैयार करना आसान कैसे होगा? आसान इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लिस्ट के सामने वाला शब्द केवल एक बार पढ़ ले तो पढ़ने के बाद उसका मिलान देख ले तो अगर वह पेपर में आता है तो ऑटोमेटिकली ही हमारा निशान सही लग जाता है कि यार इसको तो ऐसे मिलाना है, इसको तो ऐसे मिलाना है। इसमें ज्यादा आपको फोकस या ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, केवल उस लिस्ट को सरसरी निगाह से 2-3 बार जब भी मौका मिले बस पढ़ लीजिए। ये 3 नंबर आपके साथ बराबर रहेगा। तो 4 नंबर एप्लीकेशन का है ना, जिसमें आपको मैंने कहा है जो चारों लेसन लिखा है इसी को टारगेट करना है। और 3 नंबर ए जो आपके किसका है? ए लिस्ट का। 4 3 7 नंबर। अगला देखेंगे मैच द लिस्ट हो गया। अब मैंने क्या कहा, अगला क्वेश्चन क्या टारगेट करेंगे? सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोगों को टारगेट करना, मतलब 11 को। क्या है? सेंट्रल आइडिया ऑब्लिक 4 लाइन्स पोयम। या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो 4 लाइन पोयम्स, ऐसा प्रश्न में आता है। सिलेबस उठा करके देख लीजिएगा, अभी पिछली ही वीडियो में मैंने सिलेबस पढ़ाया है कक्षा 10 का, उसी के हिसाब से ही मैं कहाँ आपको फोकस करना है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, जिसके माध्यम से आप परीक्षा में जाने से पहले ही नंबर अपने पास लेके जा सकते हैं। उन चीजों को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं उसी सिलेबस से निकाल करके। प्रश्न नंबर 11 में आप देखेंगे यहाँ दिया सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया के विचार को, सेंट्रल आइडिया के आइडिया को देते हैं हम जो पकड़ते हैं किसको? 4 लाइन पोएम्स को। देता है कितना? 4 नंबर, है ना। लेकिन मैं कहता हूं सर ये 4 लाइन पोएम जरूर करा, लेकिन हम लोगों को याद करना है 8 लाइन। आप कहेंगे सर आता 4 लाइन है तो हम 8 लाइन क्यों याद करें? तो 8 लाइन याद करने का कारण देखिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। इसमें ये होता है कि इसमें लिखता है कि वही पोयम लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसा हम जानते हैं कि पोयम का स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन के लिए आता है, तो अगर हम 4 ही लाइन याद करके जाते हैं और उसी में से यह चारों कॉम्प्रिहेंशन के लिए आ गया, तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा गो, है ना, चारों खानाचित हो जाएंगे। इसलिए हम याद करके जाएंगे 8 लाइन। अगर ये 4 लाइन आ जाए तो हम इसको लिख देंगे, अगर ए आ जाए तो हम इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से 4 नंबर हमारा सेफ रहेगा। और ये जो पोयम है 4 लाइन कितना दिन याद करने में लगेगा सर? अगर हम एक दिन में 1 लाइन भी याद करते हैं तो यह मान के चलिए कि 8 दिनों में 4 नंबर हमारे जेब में चला जाएगा, जिसको हमसे कोई नहीं ले सकता। आप लगवाइए कैमरा, आप बुलवाइए डिवाइस ऑफिस अधिकारियों को, लगाइए मेरे सामने कुर्सी, बैठा दीजिए। लेकिन मैं भी तो तैयारी करके आया हूं, मैंने भी आपकी कमजोरियों को पकड़ा है। मुझे तो योगेंद्र सर ने 3 महीना पहले ही सारा पेपर आउट करके दिखा दिया था, बता दिया, तो मैं तो फुल्ली प्रिपेयर होके आया हूं। लगाइए कैमरा, बैठाइए अधिकारियों को, कौन रोक सकता है? कोई मेरा पेन रोकेगा नहीं। तो ये चीजें हैं। आप अगर एक दिन में 1 लाइन भी पढ़ के आते हैं तो इन 8 दिनों में 4 नंबर ए, 3 नंबर लिस्ट का, 4 3 7। और एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया है, एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन का तरीका आप डेवलप कर लीजिए, सारे एप्लीकेशन को धड़ धड़ लिख डालेंगे मित्रों। इसलिए चूंकि एप्लीकेशन का एक निश्चित पैटर्न और नमूना है, इसलिए मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन को टारगेट करिए। तो 4 3 7 4 11 नंबर आप ऐसे ही पा जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है, ट्रू फॉल्स आएगा। अब अगर मित्रों आप पढ़े लिखे हो, अगर स्टोरी सुने हो तो ट्रू फॉल्स तो वैसे ही लग जाता है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो एक का काम करिएगा, या तो चारों ऑप्शन को टी मार दीजिए या चारों को फॉल्स मार दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा? आप कहेंगे सर ऐसे में क्या होगा कि चारों को ट्रू मार दीजिए, चारों को फॉल्स मार दीजिए। एक ही मारना है। कब? अगर आपको कुछ नहीं आता है ट्रू फॉल्स में, तब या तो ट्रू या तो फॉल्स। फर्क क्या पड़ेगा उसमें? कम से कम 2 ट्रू 200 फॉल्स ऐसे ही मिला करके दिया ही जाता है।
तो चारों अगर हम फॉल्स मार दिए, कुछ आता नहीं था तो उसमें 2 फॉल्स हो गया करेगा, उसमें 2 नंबर बाद कम से कम मिल जाएगा। चाहे चारों ट्रू मार देंगे तो कम से कम 2 मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां हमको कुछ नहीं मिल रहा था 2 नंबर मिला तो सही। तो इस ट्रिक से हम ट्रू फॉल्स को कर देंगे। अगर हमको नहीं आता है तो, अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा है मित्रों, किताब को थोड़ा भी पढ़ा है, तो ट्रू फॉल्स में हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ये तो ऐसे नंबर है 15 नंबर, जिसको आप परीक्षा से पहले ऐसे जेबा में रखेंगे और एकदम मुंह पे गुर्रा देकर के जाइए और परीक्षा दीजिए मित्रों। और मैंने जो कहा ना कि आप आसानी से 80+ नंबर पा सकते हैं। इतना करने के बाद आप लगभग अगर स्कूल का 30 नंबर जोड़ दिया जाए और ये नंबर, तो 60 से 65 नंबर आप पा जाते हो। यही आपकी सीमा होती है। 60 से 65 नंबर के बाद हम लोग रुकने लगते हैं कि अरे सर अब कहाँ जाए, इसके आगे हमारी क्षमता नहीं है, उसके आगे मैं आपकी क्षमता बढ़ा रहा हूँ। यही आगे जो मैं बताऊंगा सेक्शन ARS, ये जो है ना, ये राइटिंग स्किल थी। जब रीडिंग स्किल्स में कैसे प्रश्न आएंगे और उनको कैसे करेंगे तो आपकी क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और वही फर्क डालता है, क्यों? क्योंकि जहां साधारण बच्चे उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आप छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनका डट के सामना करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और उनको सॉल्व करते ही देखेंगे कि आपका नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा और आप अच्छे नंबर गेन कर जाएंगे। क्या है सर? ये देखेंगे RW सेक्शन A का पहला ही प्रश्न है। सेक्शन A का पहला प्रश्न जिसको हम टच करेंगे और नंबर बड़े आसानी से हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? पैसेज में आपको बताया गया था, सिलेबस में आपको बताया गया था कि सेक्शन A में पहला प्रश्न आता है लॉन्ग पैसेज, जो कि कै नंबर का होता है मित्रों? 10 नंबर का, जो 1, 2, 3, 4 प्रश्नों में विभक्त होता है। पहला प्रश्न होता है 3 नंबर का, दूसरा होता है 3 का, तीसरा होता है 2, चौथा होता है 2। तो पहला और दूसरा प्रश्न इसमें से जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर पैसेज हमने पढ़ लिया, अगर हमको इंग्लिश कायदे से नहीं आ रही तो इंग्लिश को थोड़ी सी इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दिया जाए, उसी पैसेज के आधार पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज नेशनल एंड देम। अब ये बताइए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर ऐसे ऐसे पैसेज लिखा गया है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको जिसके बारे में पूछा गया है उसकी चर्चा ऊपर जरूर हुई होगी, क्योंकि उसी में से हमको तो छाट के शॉर्ट आंसर लिखना है। तो इंग्लिश को इंग्लिश से समझने का तरीका क्या है? चलिए, जैसे व्हाट इज नेशनल एंथम, व्हाट माने होता है क्या, इज माने होता है। अगर नेशनल और एंथम का हमें मतलब नहीं आता तो बहुत इसके पीछे बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। नेशनल एंथम की हिंदी होगी क्या? छोड़ो यार, उसको समझ लो आप। किसमें समझ लो? इसको इंग्लिश में ही समझ लो। कैसे समझ लो? व्हाट इज नेशनल एंथम, नेशनल एंथम क्या है? समझ तो गए ना नेशनल एंथम क्या है? हमसे नेशनल एंथम के बारे में ही पूछ रहा है। अब हमको पिक आउट करना उस पैसेज से, तो चलेंगे सर व्हाट इज नेशनल एंथम। अगर हमको कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे देखेंगे कि नेशनल एंथम लिखा है और उस पूरे पैसेज में जब चलेंगे ऊपर से पढ़ते हुए, है ना, पैसेज के जब ऊपर से पढ़ते हुए, तो वहां देखेंगे कहीं ना कहीं नेशनल एंथम जरूर होगा। वहां से पिक आउट करके फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक सेंटेंस को बैठाना है और नंबर लेके जाना है। यह कब की स्थिति? जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब। और उन बच्चों के लिए नहीं है जो पैसेज को अच्छे से समझते हैं। अगर जो पैसेज को अच्छे से समझते हैं वो समझ के ही उत्तर देंगे। मैं उन कमजोर बच्चों के लिए इस ट्रिक्स को बता रहा हूं जो पैसेज को या वर्ड मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं मेरे इस आइडिया से। चलिए मित्रों, तो 6 मार्क का जो है ये चीज आप गेन कर सकते हो। और ये जो 2 नंबर है, एक अपोजिट और सिनोनिम, ये तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो थोड़ा सा टैलेंट यहाँ पे जिसके पास होगा वही गेन कर पाएगा, है ना। इसके बाद सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में से किस चीज पे आपको फोकस करना है? यहाँ पे दिया आर्टिकल, रिपोर्ट्स और एसे। तो आर्टिकल नई चीज है, इसको नहीं टच करेंगे। रिपोर्ट भी नई चीज है, नहीं टच करेंगे। ऐसे हम पहले से लिखते आए हैं, इसी को फिर से टच करेंगे। ऐसे लिखने के लिए मित्रों हिंट्स के रूप में हमको जैसे इंट्रोडक्शन, है ना, जिस टॉपिक पे भी लिखना होता है उसके कम से कम 4 से 5
4 से 5 हेडिंग्स दिए रहते हैं, 4 से 5 हेडिंग्स दिए रहते हैं। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हमको ऐसे लिखना होता है। और से लिखेंगे कैसे, आप ये समझिएगा कि ऐसे हमको लिखना है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसों का क्रिएशन करिए अपने ग्रामर के नॉलेज के आधार पर। जो भी ट्रांसलेशन आप जानते हैं उसी के आधार पर छोटे 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 वाक्यों का क्रिएशन करके इसको लिख डालिए। और इस कॉन्फिडेंस में रहिए कि मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं, गलत की तरफ सोचिए मत। अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए मित्रों, ऐसे तो पीछे पीछे दौड़ेगा। बस आपका टेम्पो हाई होना चाहिए, मोराल डाउन नहीं हो। इससे क्या चीज है, आप जिसको चाहोगे उसको कर लेंगे, कलम नहीं रुकेगी मित्रों। हल्के से हल्के सेंटेंस का क्रिएशन करिए इन हिंदी, उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करते जाइए। तो ये नंबर क्या है, ये फ्री के नंबर है मित्रों, ये फ्री के नंबर ऐसे वगैरह पर मिलते हैं, इनको कभी मत छोड़िएगा। मेरी मानिएगा, तो जितने प्रश्न मैंने बताया है वो छोड़ने वाले नहीं, धरने वाले प्रश्न है। जिसने इसको धर लिया यही तो राज है मित्रों। आप 80 के नीचे आ ही नहीं सकते, 80 से 90 के बीच में ही रहेंगे। आजमा के देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, है ना। ये हो गया इससे। सेक्शन डी में क्या है सर, सेक्शन डी में कहा कि 7 और 13 ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। 7 होता है आपका प्रोज वाला और 13 होता है आपके सप्लीमेंट्री का। 4 नंबर इस पे भी मिलते हैं, 4 नंबर इसमें भी। लॉन्ग आंसर मैं लिखने के लिए क्यों कर रहा हूं, लॉन्ग आंसर क्या है, अगर हम उस लेसन को पढ़े तो लेसन के बारे में कुछ न कुछ तो जानते होंगे। जो भी जानते हैं उस लेसन के बारे में, अगर लॉन्ग आंसर उस लेसन का है तो जो भी हम टूटा फूटा उसके बारे में जानते हैं उसको हमें आइडिया प्रस्तुत करना है डिस्क्रिप्टिव टाइप में। बस जो भी उस लेसन के बारे में आप जानते हो उसको रख दो, आपको नंबर लगभग मिल जाएगा। अच्छा, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं तो वो लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका उनका अलग होता है, वो रट्टा मार के भी आ सकते हैं, पढ़ के समझ के भी लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कमजोर है वो क्या करेंगे बेचारे, उनको छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से जो भी वो लेसन्स के बारे में सीखे हैं जानते हैं उसको उठा करके रख देंगे मित्रों। तो ये कम से कम अगर इतना आप काम कर लेते हो, 10 नंबर का ए है, 6 यहाँ पे मिलेगा, 6 यहाँ पे 12, 12 8 20, तो आपका 20 नंबर का फर्क पड़ जाता है 20 से 25 नंबर का। तो 65 आपने वहां पाया था, है ना, हमने कहा ना कि 60 से 65 अनुमान हम पा जाते हैं। अगर उसमें यही क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। अगर 20 नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे 85 पर। कहां पर, 85 पर। इस प्रकार से राज ओपन हो गया कि किस प्रकार से इंग्लिश के पेपर में हम 85 से 90 नंबर कम एफर्ट्स लगाने के माध्यम से भी पा सकते हैं। तो मित्रों, जिन जिन क्वेश्चन को मैंने कहा है उस क्वेश्चन पे आप फोकस करिएगा, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा से पहले नंबर दिलाने में सक्षम है और आप के अंदर कॉन्फिडेंस का संचार करने में भी संभव है। मित्रों, मैंने 3 महीना पहले आपका पेपर आउट किया है और जो जो मैंने बातें बताया है वो होनी ही है। अगर यह प्रश्न नहीं आते बोर्ड की परीक्षा में तो आप मुझ पर मुकदमा कर दीजिएगा और मैं बोर्ड के ऊपर मुकदमा कर दूंगा। इस बात को तय जानिए। आगे की वीडियो में आगे की पढ़ाई की बात हम लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। नमस्कार।